न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। दोनों ओर से हमले और तेज हो गए हैं। अमेरिका ने श्रीलंका तट के पास ईरानी जहाज को डुबोने का दावा भी किया है और कहा है कि एक सप्ताह से भी कम समय में ईरानी हवाई क्षेत्र पर होगा उनका पूरा नियंत्रण। होर्मुज जलमंडू मध्य पर भी नियंत्रण को लेकर दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। क्या इस युद्ध के केंद्र में आ गई है अब ऑयल डिप्लोमेसी की सुरक्षा और क्या दिशा ले रहा है ये युद्ध? करेंगे इस पर चर्चा। पड़ोसी देश नेपाल में कल है आम चुनाव, डालेंगे विस्तार से इस पर भी नजर और देश विदेश में होली के रंगों से भी आपको कराएंगे सराबोर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में और तेज हुआ संघर्ष। इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान मार गिराने का किया दावा। ईरान का खाड़ी देशों पर पलटवार जारी। सऊदी तेल रिफाइनरी पर फिर ड्रोन हमला। अमेरिका का दावा, श्रीलंका तट के पास डुबोया ईरानी वॉरशिप। 101 लापता, लगभग 180 लोग थे सवार। श्रीलंका ने कॉल मिलने पर भेजी मदद, कई लोगों को निकाला गया सुरक्षित। खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के बीच भारतीय नागरिकों की सकुशल स्वदेश वापसी जारी। सरकार ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया कंट्रोल रूम। नेपाल में आम चुनाव कल, करीब 3500 उम्मीदवारों का होगा फैसला। सभी पुराने दल और जेनजी आंदोलन से उभरे कुछ नए दल चुनाव मैदान में। देश और दुनिया में दिखा होली का उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने मनाया रंगों का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और टी20 क्रिकेट विश्व के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग का आज 5वां दिन है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि ईरान जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरानी याक 130 को मार गिराया और कई सैन्य ठिकाने भी तबाह किए हैं। उधर पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी बल अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला कर चुका है। खाड़ी में तनाव बढ़ चुका है, तेल ठिकाने निशाने पर हैं और होर्मुज जलमंडू मध्य पर भी साया गहराता जा रहा है। ऐसे में क्या अब ये जंग अपने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने जा रही है? क्या है हालात, जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का 5वां दिन, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल का तेहरान पर हमला व्यापक और भीषण होता जा रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने तेहरान के ऊपर एक ईरानी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक तेहरान में एक ईरानी याक 130 युद्धक विमान को मार गिराने के लिए F-35 विमान का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईरान की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले आईडीएफ ने तेहरान में आंतरिक सुरक्षा फोर्स और अर्धसैनिक टीम बसीज के 4 ठिकानों पर बम बरसाए थे। बसीज वही संगठन है जिसने ईरान में सरकार के खिलाफ हुए व्यापक प्रदर्शनों को कड़ाई से दबाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इजरायली सेना का कहना है कि दर्जनों मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट करने के बाद भी ईरान के पास मिसाइल दागने की काफी क्षमता अभी भी बनी हुई है, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने तक हमला जारी रहेगा। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरान में अब तक लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमला किया है। इन हमलों में ईरान की वायु सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर करने, ईरान के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों, लॉन्चरों और ड्रोनों को नष्ट करने और 17 जहाज तबाह करने का दावा किया है, जिसमें एक पनडुब्बी भी शामिल है।
50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। करीब 2,000 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और बम गिराने वाले विमान शामिल हैं। ईरान शनिवार को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के प्रतिशोध में पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर फिर एक ड्रोन आकर गिरा है। यह देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। कुछ दिन पहले भी इस रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ था। इससे पहले सऊदी ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपनी और निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। वहीं कुवैत को बुधवार को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों का सामना करना पड़ा। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने का दावा किया है। ये तेल और गैस सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। वहीं ईरान ने किसी भी तरह की वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जारी परमाणु बातचीत के बीच हमला करके कूटनीति के साथ धोखा दिया है। खबरों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई शनिवार को हुए इजराइल अमेरिका के हमले में सुरक्षित बच गए हैं और नए लीडर चुने जाने के प्रबल दावेदार हैं। इस हमले में खामनई और उनकी पत्नी सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। मुश्तबा खामनई अयतुल्लाह खामनई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्स ने कहा है कि अगर अली खामनई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। कार्स ने यह भी कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। वहीं अमेरिका ने दावा किया है कि श्रीलंका तट के पास उसने ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए एक टॉर्पीडो ने एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। हेग्सेथ ने पेंटागन में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंगलवार रात ईरानी युद्धपोत पर किया गया यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन पर इस प्रकार का पहला हमला था। इस जहाज पर लगभग 180 लोग सवार थे, जिनमें से 101 लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका ने बताया है कि जहाज से कॉल मिली, जिसके बाद मदद भेजी गई थी। कई लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया गया। और बात करते हैं भारतीयों की, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले भारतीयों पर जब भी कोई विपदा आती है तो भारत सरकार उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर नजर आती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि उनकी स्वदेश वापसी के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। दूतावास संपर्क में है। इमरजेंसी नंबर्स, आवश्यक एडवाइजरीज भी जारी की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव के माहौल पर भारत की बारीक नजर है। एक ओर भारत जहां क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर बल दे रहा है, वहीं अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर क्षेत्र में संवाद, शांति और स्थिरता पर जोर देने के साथ ही भारतीय नागरिकों को सहयोग और सुरक्षा देने के लिए उनका आभार जता चुके हैं। भारतीय दूतावास भी प्रभावित देशों में लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा हालात के मद्देनजर टोल फ्री नंबर और उन देशों को भारतीय दूतावासों के इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं जहां हालात तनावपूर्ण हैं। बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत और लेबनान के दूतावासों के इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं, जहां संपर्क करके हालात के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओमान, कतर, फलस्तीन के रामल्ला और सऊदी अरब के रियाद और जेद्दा में स्थित भारतीय दूतावास के इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं। इस बीच संघर्ष और तनाव को देखते हुए खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। अपने वतन वापस लौटने वालों ने भारत सरकार का आभार जताया और कहा कि भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुरंत कार्रवाई की बदौलत उनकी सुरक्षित वापसी संभव हो सकी। सरकार ने ये स्पेशल फ्लाइट भेजी हुई है। ये एक्चुअली ये फ्लाइट सरकार के रूट में नहीं थी। 10 फ्लाइट स्पेशली भेजी हुई है भारत से जिद्दा की और जिद्दा में जो मक्के में फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ सरकार का, बहुत शुक्रगुजार। मोदी जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मोदी जी ने इंडिगो भेजी। मोदी जी बहुत ज़्यादा अच्छे। आई लव माई इंडिया।
यहाँ के भारत सरकार ने सपोर्ट करा और फ्लाइटें चालू कराई। नहीं तो हमको आशा नहीं थी कि हम आएंगे, क्योंकि सायरन बहुत बजती थी उधर। I'm very thankful to the government, Handi, and also to the Indian Consulate General in Dubai, because they're very helpful. Even the airlines people were also very helpful, and I think the government also coordinated, and accordingly a lot of Indians, including me, we were safe and we came back and landed safely. खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार प्रतिबद्ध है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ है, जिनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी लगातार निगरानी कर रहा है। मौजूदा हालात के चलते अब तक भारतीय और विदेशी एयरलाइंस की बहुत सी उड़ानें एहतियात के तौर पर रद्द की जा चुकी हैं। मंत्रालय के अनुसार भारतीय एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल में सावधानीपूर्वक बदलाव किए हैं। लंबी और अति लंबी दूरी की उड़ानों को प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचते हुए वैकल्पिक मार्गों से चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जा रहा है। फंसे हुए यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय एयरलाइंस द्वारा कुल 24 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 30 उड़ानें इंडिगो और 23 उड़ानें एयर इंडिया व एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की गई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में है और हवाई किरायों पर भी नजर रख रहा है, ताकि इस अवधि में टिकट कीमतों में अनावश्यक वृद्धि न हो। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि सरकार पश्चिम एशिया में तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि नाविकों और समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्र सक्रिय कर दिए गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय पर्यटकों और पेशेवरों की सहायता और उन्हें निकालने के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि भारत इस बात को लेकर तत्पर है और प्रयासरत है कि हम भारतवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, लेकिन वहीं ये खाड़ी युद्ध अलग अलग रुख ले रहा है, दिन पर दिन और जटिल होता जा रहा है। इससे जुड़ा हमारा आज का विषय जो कहता है खाड़ी युद्ध का तनाव, तेल आपूर्ति पर प्रभाव, क्योंकि इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभाव तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था भी हिल रही है। ऐसे में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं दो विशेष मेहमान, सुशील कुमार सिंघल जी जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सिंघल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एस ए हसनैन जी भी जुड़ गए हैं जो रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन हसनैन साहब, शुरुआत में आपसे इस सवाल के साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत क्या है, ये जग जाहिर है। पूरे विश्व के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन आज जो दावे भी किए जा रहे हैं खुलकर कि ईरान कहता है कि मेरा पूरा नियंत्रण है, जो यहां से गुजरेगा उसको, जहाज को हम जला देंगे। अमेरिका कहता है कि हमने चाहे ओमान की खाड़ी की बात करें, अरब की खाड़ी की बात करें, इससे यहां से सारी ईरानी शिप्स हटा दी हैं। क्या ये जो बयान आए हैं और जिसके बाद हमने देखा कैसे रक्षा मंत्री हेक्सेथ भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई अमेरिकी नेवी की शिप्स आपके ऑयल, तेल के पोत को साथ में लेकर जाएगी ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्या ये माना जा सकता है कि अब परोक्ष रूप से नहीं, स्पष्ट रूप से ही ऑयल डिप्लोमेसी सारे प्रयासों के केंद्र में आती नजर आ रही है? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? जी हसनैन साहब, आप इसे जी सॉरी, शुक्रिया बहुत बहुत अपने प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी हाँ, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज एक बहुत पतली वो है, वाटरवे है, जिसके अंदर से शिपिंग ले जाने के लिए एक कतार लगी रहती है पूरे वक्त, हैवी शिपिंग वहां से निकलती है। अब इसके ऊपर नियंत्रण, क्योंकि ये ईरान के वाटर्स के अंदर है, तो नियंत्रण तो ईरान रखता है उसके ऊपर, मगर अमेरिका के पास जिस तरह की नेवी है उसके पास 19 वॉरशिप इस इलाके में लगे हुए हैं, और जिस तरह के हथियार उसके पास हैं, जिस तरह की एयरफोर्स उसके पास है, और मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं साथ में, इन सब को मिलाकर
जो एक एयर डोमिनेशन, एयर सुपीरियॉरिटी उन्होंने कायम की है, उसकी वजह से कोई ऐसी शिपिंग को यहां से निकलना आसान हो जाए, मुश्किल हो जाएगा। और ईरान जो चाहता है कि हॉर्मुज की स्ट्रेट्स बंद हो और बाधा पड़े एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, वो उसके पास वो काबिलियत शायद ना हो इस वक्त कि वो इस तरह की वाटरवे को जो है कायम रखे रहे। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी का मामला है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक एसिमेट्री का मामला है। ईरान के पास वो मालूमात नहीं है, वो हथियार नहीं है जिससे कि वो डोमिनेशन कर सके। ज्यादा से ज्यादा अगर उसके पास वहां पर खाड़ी के अंदर कोई शिपिंग नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा मिसाइल को इस्तेमाल करके वो किसी शिप को डुबा सकता है। मगर अगर अमेरिका ने उस एरिया में एक गारंटी के तौर पर एक एयर कवर लगाया हुआ है तो मेरे ख्याल में ईरान को ये चीज कायम करने में बड़ी मुश्किल होगी। जी चलिए, यहाँ पे सिंघल साहब को चर्चा में लाती हूँ। सिंघल जी, एक बात हमने स्पष्ट देखी है कि किस तरीके से ईरान अपनी इस लड़ाई को एक विस्तार, व्यापक रूप देता नजर आ रहा है। वो सऊदी के भी तेल की रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है, कतर के एलएनजी सप्लाईज के ऊपर भी उसने हमले कर दिए हैं। इससे एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि गैस और तेल दोनों प्रभावित होती नजर आ रही हैं। ऐसे में जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले पोत पर अपनी इंश्योरेंस खत्म कर दी, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो खुद ओनर्स हैं इन पोत के, वो जाना ही नहीं चाहते उस क्षेत्र में। जाहिर है खतरा बहुत ज्यादा है। आज ये भी हमने देखा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी देगी इन पोत को। यानी एक प्रयास कि भाई आप इस क्षेत्र से तेल की आवाजाही को रुकने मत दो, यही गारंटी देना चाहती है अमेरिका की सरकार भी। कितना व्यवहारिक है ये? और फिर वही सवाल कि क्या ये तमाम प्रयास इसी बात को लेकर सुनिश्चित करने का एक प्रयास है राष्ट्रपति ट्रंप के कि उनके देश में भी अगर तेल महंगा होगा, विश्व में उनके देश में महंगाई होगी, मिड टर्म इलेक्शंस है, क्या इस मुद्दे पर प्रेशर बढ़ता भी आपको आने वाले वक्त में नजर आता है, तभी ये प्रयास हो रहे हैं? देखिए, जहां तक ईरान की स्ट्रेटजी है वो बहुत साफ है कि उसकी दो स्ट्रेटजी हैं, एक तरीके से दो हिस्से हैं स्ट्रेटजी का। एक तो है कि खाड़ी के देश सबको वो शामिल करना चाहते हैं इस लड़ाई में, तो इसीलिए ये जो पहले उन्होंने अटैक शुरू किया, अमेरिका के जो अड्डे थे वहां पे, सैनिक अड्डे थे, उन पे शुरू किया। उसके बाद में सेकंड फेज में उन्होंने एम्बेसीज और यूएस एम्बेसी जो कॉन्सुलेट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, और साथ साथ एयरपोर्ट्स और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या गैस के जो संयंत्र हैं उनके ऊपर हमला शुरू किया। और दूसरी तो साथ साथ उन्होंने किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो बंद कर दी गई है। उन्होंने वीएचएफ पे उसको सबको कर दिया, और उसके बाद एक दो जहाजों के ऊपर उन्होंने हमला भी किया, वो जल गए उसमें। उससे क्या हुआ कि आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। तो जो आप कह रही हैं कि उनका जो प्रेशर बनाने का आइडिया है कि ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से प्रेशराइज कर दिया जाए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ऑयल और गैस के बिना किसी का काम नहीं चलेगा, और प्राइसेस ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई हैं। आज एक खबर आई है कि जब यूएसए ने के प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि हम जो है उनको इंश्योरेंस करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ी सी यूएस मार्केट में आज अभी खबर आई है कि गिरावट आई है। लेकिन इसको यूएसए, अभी ऑफ कोर्स जनरल साहब बता रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम इस सब में मुझे ये नजर आ रही है कि अगर ईरान ने, जैसा कि अभी तक होता रहा है कि उसने 50 मिसाइल छोड़ी, एक दो मिसाइल जो है जाके हमला कर पा रही है, तो अगर यही हालत यहां पर हुई कि जहाज वहां से चलने शुरू हुए और उन पर किसी पर अटैक हुआ, तो उसके बाद में शिपिंग लाइन बिल्कुल काम नहीं करेंगी। एज इट इज वो तैयार नहीं है। मुझे अमेरिकन एश्योरेंस के बावजूद डाउट है कि कोई भी शिपिंग लाइन इस रास्ते को इस्तेमाल करेगी, डिस्पाइट कि यूएसए ने कहा कि हम इंश्योरेंस देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको खतरा बराबर रहेगा। तो जो क्रू है वो आराम से तैयार नहीं होगा, साइकोलॉजिकल ये प्रेशर है, और यही ईरान की कोशिश है। ईरान और उसमें काफी हद तक मुझे कामयाब
नजर आ रहा है अपने उसमें, क्योंकि अमेरिका भी परेशान होने लगा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं वो भी बयान जी। दे रहे हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी वो भी बयान दे रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। तो एक वो प्रेशर बिल्डअप होता जा इन रहा है। शब्दों के पीछे उस अगर प्रेशर ये को लड़ाई महसूस कर रही है दुनिया। मैं इसके पीछे चल रही कूटनीति पर वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले हसनैन साहब ये बताइए हमें, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से रक्षा मंत्री हेgseth ने इस बात को सामने रखा है कि भाई हम एक हफ्ते से कम समय में ही ईरान के हवाई क्षेत्र पर अपना पूरा नियंत्रण कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके बंकर्स को भी खत्म कर देंगे। क्या यहां पर इस बात को, किस दिशा में आप जाते अब इस युद्ध को देख रहे हैं? क्योंकि एक डर ये भी है कि क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली एक तस्वीर आएगी सामने, और फिर एक जो कई तरह के अफवाहें निकलती हैं, चलती हैं, बातें होती हैं, तो डर्टी बम की बात भी सामने आ रही है। किस दिशा में जाते देखते हैं आप इस युद्ध को इन चीजों के परिप्रेक्ष्य में? मेहरबानी। मैं सिंगल साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं, उनका असेसमेंट बिल्कुल सही है। और जहां तक ये एसिमेट्री की बात है, टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री की, शुरुआत करते हैं कि जब जिस मौके से ये लड़ाई शुरू हुई है, ये साबित हो गया था कि जो टेक्निकल डोमिनेंस है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है, इंटेलिजेंस का पेनिट्रेशन है, वो बहुत ऊंचे दर्जे का है। वो ईरान के पास उस तरह की काबिलियत नहीं है, और अमेरिका ने टोटल सरप्राइज भी हासिल की है, और तकरीबन 24 से 36 घंटे के अंदर तकरीबन फेवरेबल एयर सिचुएशन, आप समझिए कि एयर सुपीरियरिटी लगा दी है। इसके बावजूद ये जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज ईरान के नहीं उड़ पा रहे हैं। टाइम टाइम पर हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं उनके, मिसाइल भी उनके उड़ रहे हैं। तो 100% कायम करना एक डोमिनेंस और उनको रोकना अपने साधनों को इस्तेमाल करने से, ये शायद मुमकिन नहीं है इस वक्त। मगर मैं याद दिला दूं आपको कि गल्फ वॉर 1 में भी इस तरह से हुआ था कि सद्दाम हुसैन ने शुरुआत में लड़ाई में, आपको याद होगा कि एक प्रॉमिस दी थी कि देखिए मदर ऑफ ऑल बैटल होने वाला है अभी रिपब्लिकन गार्ड का, और फिर देखा था हमने कि 24 घंटे के अंदर रिपब्लिकन गार्ड जो है वो नष्ट हो गया। तो ये इस तरह की हालत भी पेश आ सकती है। मगर जिस तरह से इस वक्त बात चल रही है, मैं समझ रहा हूं ईरान जो है पुशबैक कर रहा है, और काफी काबिलियत के साथ पुशबैक कर रहा है। मगर ये एसिमेट्री अभी भी जारी है, और मैं समझता हूं अगले 7-8 दिन में मालूम होगा कि कितना डोमिनेशन, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। इसमें सबसे खतरनाक चीज जो मैं देख रहा हूं वो है कि तेहरान भी गाजा बन रहा है। तेहरान और बाकी शहर कौम और इस तरह इस्फहान और इस तरह के शहर जो ईरान के हैं, ये सब गाजा बन रहे हैं। जब ऐसी हालतें पेश आती हैं, लाखों कैजुअल्टीज हो जाती हैं, तो एक अजीब सा वातावरण पैदा हो जाता है, जिसके अंदर आपको याद है 2003 में, 2003 से 2011 इराक में भी यही हुआ था। और उसके इमीडिएटली देयर आफ्टर जो है आइसिस, इस्लामिक स्टेट, इसके अंदर पैदा हुआ था, और इस स्पेस के अंदर पैदा होकर 5-10 साल तक उसने पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखा। बिल्कुल इस तरीके का जब भी कोई संघर्ष होता है तो साबित करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है अमेरिका की। सिंगल साहब, ये लेकर मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है कि चलिए ईरान का एक धार्मिक नेतृत्व था जिसकी लीडरशिप को आप खत्म कर रहे हैं, उसके बाद वो एक सैन्य नेतृत्व की ओर बढ़ता है, लेकिन जिस सोच के साथ ईरान पर हमले हो रहे हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में जब मैक्रों कहते हैं कि हम स्पेन के साथ हैं, स्पेन की जो भी सोच है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं भाई सोचना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हम इस युद्ध को क्या दिशा देना चाहते हैं, तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी को लेकर सवाल भी पुख्ता है। देखिए, आप बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया अटैक का, जो अब खबरें आ रही हैं, वो लग रहा है कि केवल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो उनके जो नेटो मेंबर्स हैं, उनसे किसी को भी कंसल्ट नहीं किया गया। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं रोजाना, उनकी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी है, वो रोजाना उसकी वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने 3-4 पहले कहा उन्होंने कि रिजीम चेंज अंदर से हम चेंज करा देंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अगर टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगी लीडरशिप, और नई जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनका अपर हैंड हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि वहां ऑलरेडी ईरान में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सैंक्शन में इतने सालों से रह रहे हैं, और उनको इस नजारे की मालूम था, अंदाजा था कि यह हो सकता है, तो उन्होंने सारे कंटिजेंसी प्लान बना रखे हैं।
जैसा कि अभी फॉरेन मिनिस्टर में ने उनके बोला कि जब हमारी लीडरशिप वैक्यूम हो गया तो हमने एक वो प्लान बनाया हुआ था, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन थी हमारी फोर्सेस को कि वो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दें। तो 31 जो उनकी डिवीजन है वो पूरे अपना इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करने लगी, उन्हें लीडरशिप की जरूरत ही नहीं थी, तो वो कोलैप्स नहीं हुआ। और अब भी जो वहां इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें दिख रहा है कि IRGC बहुत स्ट्रांग फोर्स बन के सामने आ रही है, और जो संभावना है कि उन्हीं की मर्जी से वहां पे सुप्रीम लीडर का भी इलेक्शन हो। तो अमेरिका को जो उम्मीद थी या इजराइल को जो उम्मीद थी कि वहां कोलैप्स हो जाएगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी उन्होंने तैयारी कर रखी है। अब एग्जिट स्ट्रेटेजी में क्या है कि इजराइल कुछ बोल रहा है और अमेरिका कुछ बोल रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से जल्दबाजी में वो घोषणा करते हैं तो कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या करेंगे। तो इसलिए जो नेटो कंट्री मेंबर हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या अचीव करना चाहते हैं जी। क्योंकि न्यूक्लियर तो आपने अचीव कर लिया था, जून में आपने डिक्लेयर कर दिया था, हमने सब खत्म कर दिया जी। तो अब रह गया वहां करने के लिए। तो इसका इनका कोई जवाब नहीं है, वो कह रहे नहीं हम उनकी रिप्रोसेसिंग कैपेसिटी को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब जून में जो डिक्लेरेशन हुआ वो गलत हुआ, उन्होंने जल्दबाजी में घोषणा कर दी कि हमने ईरान को पूरी तरह से कैपेसिटी को खत्म कर दिया है। बिल्कुल, जबकि खबरें आ रही हैं कि उनके पास 400 किलो का 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, और इसलिए डर्टी बम की खबर भी वहीं से निकलती सामने आ रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कोई लंबा युद्ध नहीं चाहता। खुद अमेरिकी वासी भी इस युद्ध के विरोध में कितनी आवाजें वहां से भी बुलंद हो रही हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे, क्योंकि हर पल ये जो युद्ध है ये इसका रूप बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, बयान भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि लंबा ना चले ये युद्ध। दोनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में यहां पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात नेपाल में आम चुनाव की। कल होने हैं नेपाल में आम चुनाव। जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी। कपिला पशु आहार की तरफ से को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी, और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से KYC पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्टर में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? को कनेक्ट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास, है ना? अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
पड़ोसी देश नेपाल की, जहां कल यानी 5 मार्च को आम चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन बदलावों के बीच अब जनता अपने मताधिकार के जरिए नई दिशा तय करेगी। इन चुनावों पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजर है। क्या ये चुनाव स्थिर सरकार का मार्ग प्रशस्त करेंगे? कल नेपाल की जनता करेगी अपने मत से फैसला। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले साल हुए जेन जी विरोध प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद देश में यह राष्ट्रव्यापी चुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार देश भर में 23,112 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। काठमांडू में 10 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 107 राजनीतिक दलों के 3,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। All 107 parties are participating in these general elections, and we have no security threat yet. All the securities have been met already, and 3 layers of securities are already in place. So there are army in the outer center, and in middle center there is APF, Armed Police Force, and in the counting and polling center, the Nepal police are managed to regulate the securities. इन चुनावों में यूथ फैक्टर जहां एक और फिर सुर्खियों में है, वहीं सभी पुराने दल और जेन जी आंदोलन से उभरे कुछ नए दल चुनावी मैदान में हैं। लोग बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन कई व्यापक मुद्दों पर मतदान का नए दलों पर भरोसा कम नजर आता है। अभी पुराना दल भी वही काम कर रहा था, तो नया दल को आदमी लोग, जनता लोग 79 साल में तो वोट दिया था। अभी नया का भी वैसे ही हालत है, सब आरोप में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। फिर नया दल पार्टी खुला हुआ है। अब उसमें से युवा सब, जनता लोग, जेनजी सब भी अभी मतदान करने के लिए इच्छुक है। सरकार बनेगा वो तो इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, नेपाल में रोजगार चाहिए। अभी इतने लोग हैं, सब विदेश में जा रहे हैं रोजगार के लिए। उधर जाने के बाद भी हमको सेवा सुविधा कुछ नहीं मिलता है। जो नेता जीतेंगे और गांव-गांव में सुविधा देना पड़ेगा और जनता लोग को सहज करना पड़ेगा, और मैं यही कहना चाहता हूँ। इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के 3 प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह, नेपाली कांग्रेस के युवा नेता गगन थापा और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ये चुनाव 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद से जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच हो रहा है। विजयी उम्मीदवार नेपाल का 16वां प्रधानमंत्री बनेगा। पिछले साल हुए जेन जी आंदोलन ने युवाओं में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर गहरी नाराजगी को उजागर किया था। अब देखना होगा कि जनता किसे सत्ता की कमान सौंपती है। ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि नेपाल की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ की जनता आने वाली सरकार से बहुत सी उम्मीदें रखती है, जैसे कि सुशासन, भ्रष्टाचार का खात्मा और नए अवसर यहाँ के युवाओं के लिए। कैमरा पैन विश्व बंधु के साथ मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, डीडी न्यूज, काठमांडू। और फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज नाइट। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा,
इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो बेणु, कोई झंझट नहीं। इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया। और अब बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनावों की, क्योंकि 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। मतदान 16 मार्च को होगा। महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट रिक्त हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया की गहन निगरानी के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, माया चिंतामण इवनाते और रामराव कुड़कुते के नाम शामिल हैं। बिहार से भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ नेता शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेंगे, जिन्हें एनडीए समर्थन देगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र और पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पटना का रुख करते हैं, क्योंकि मधुरेश, हम जानते हैं कि वहां पर बीजेपी की तरफ से तो सब तस्वीर स्पष्ट है, लेकिन जदयू की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं? 2 सीटें उनके पास भी जा रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, 2 सीटें जदयू के खाते में बिहार में है। उसमें से एक रामनाथ ठाकुर जो है उनका नाम तो क्लियर हो चुका है, लेकिन दूसरे नाम को लेकर के अटकलों का जो बाजार है वो काफी गर्म है। बताया जा रहा है कि जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, वो राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि बताया आज शाम इस नीतीश कुमार के आवास पे एक बैठक भी थी, जिसमें संजय झा के अलावा विजय कुमार चौधरी और अन्य नेता भी शामिल हुए थे। और बताया जा रहा है कि जो जदयू के बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो दिल्ली जाए। हालांकि जो अंतिम फैसला होगा वो नीतीश कुमार का ही होगा। दूसरी तरफ जो चर्चा चल रही है वो चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं और एंट्री लेने के बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो पूरी तरीके से जो राजनीति है वो करवट लेते हुए बिहार में दिख रही है। और लेकिन पुख्ते तौर पे जदयू के अंदर खाने क्या चल रहा है ये कहना अभी संभव नहीं है, जब तक कोई ऑफिशियल लेटर ना आ जाए कि क्या हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल नामांकन का आखिरी दिन है और जो चर्चा चल रही है अभी उसके अनुसार कल दोपहर 12 बजे के आसपास नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं।
जी। शैलेंद्र, देखा जाए तो भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को भी बिहार से ही उतारा जा रहा है। ऐसे में एक वो जो अटकलें लग रही थी कि भाई वो शायद विधानसभा के ही सदस्य बनकर अध्यक्षता भी संभालते रहेंगे पार्टी की, उस पर तो विराम लग गया। लेकिन किस तरह के समीकरण साधती पार्टी नजर आ रही है अलग अलग राज्यों की बात करें तो? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का नितिन नवीन का जब ऐलान हुआ कि वो राज्यसभा भी जाएंगे, और तभी ये स्पष्ट हो गया था और संकेत पहले से मिलने लगे थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हो चुकी है तो उन्हें राज्यसभा लाया जाएगा। इससे पहले जेपी नड्डा आप देखें जब अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे तो राज्यसभा में आप उनकी उपस्थिति देखते थे। और तो इस तरह से आप देखें कि वो परंपरा भी है। हालांकि नितिन गडकरी के समय थोड़ा सा समय लगा था जब वो संसद में आए थे। तो ये दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने, आप देखिए, ये उम्मीद बीजेपी एनडीए मिलाकर कर रही है कि उसकी जो सदस्य संख्या है वो राज्यसभा में इन चुनावों के बाद बढ़ जाएगी और उसकी ताकत और बढ़ेगी। ऐसा कहा जा रहा है कम से कम 2 सदस्य और बढ़ेंगे तो एनडीए और मजबूत राज्यसभा में होगा। महाराष्ट्र में उसने अपने नामों का ऐलान कर दिया है, हरियाणा से संजय भाटिया जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप बिहार से तुम जानते ही हैं कि नितिन नवीन और शिवेश कुमार आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से आ रहे हैं, 2 जेडीयू के तय होने हैं। तो चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की औपचारिक एंट्री राजनीति में हो रही है। ये कल इस पे बिल्कुल पर्दा इससे उठ जाएगा। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें हैं वो भी कल संभावित 12 बजे जब नामांकन होगा जेडीयू की तरफ से 2 उम्मीदवारों का, तब वो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जहां तक बीजेपी की रणनीति का सवाल है, बीजेपी ने जिन भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है बहुत सोच समझकर, संगठन के तपे तपाए नेता विनोद तावड़े जो महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी के तौर पर काम किया और हम जानते हैं कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कई राज्यों में दी गई थी, संगठन के वो काम करते रहे। महाराष्ट्र से आते हैं, बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा लाने का फैसला किया। रामदास अठावले एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको महाराष्ट्र से राज्यसभा में फिर से लाने का फैसला किया गया है। और साथ ही साथ एनडीए के सहयोगियों से भी तालमेल, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत लंबे समय से हो रही थी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, अब वो फिर से राज्यसभा आएंगे। तो एनडीए किस तरह से मजबूती से और वो गठजोड़ मजबूती से सामने आए, समन्वय के साथ हम देख रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में जो 37 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी एक रणनीति के तहत एनडीए के सहयोग और पहले ही अपने उम्मीदवारों को फाइनल करती नजर आ रही है बीजेपी जी। और वहीं पर हम देखते हैं महाविकास आघाड़ी भी अब एक सहमति बन गई है कि भाई शरद पवार को ही मिलकर वो एक कैंडिडेट के तौर पर सपोर्ट करेंगे। सुप्रिया सुले ने उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। वक्त इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। वैश्विक निर्यात के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और उनके द्वारा निर्यात को बढ़ाने की दिशा में शुरू किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक अहम पहल साबित हो रहा है। ये पहल एमएसएमई उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज भारत का निर्यात तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। भारतीय उत्पाद अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के बाजारों में मजबूती से अपनी जगह बना रहे हैं। बढ़ते ऑर्डर, नए बाजार और तेज होती वैश्विक मांग ये संकेत हैं कि भारत निर्यात के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। एमएसएमई सेक्टर के इस निर्यात को और ज्यादा विस्तार देने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी ईपीएम के तहत और 7 नई पहलों की शुरुआत की। इसका मकसद है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर को वैश्विक बाजार में मजबूत बनाना और देश की निर्यात क्षमता बढ़ाना। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मकसद साफ है, नए उत्पाद, नई सेवाएं और नए निर्यातकों को आगे बढ़ाना। फरवरी की शुरुआत में भारत के उत्पाद निर्यात में 2 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते भरोसे का संकेत है। इस मिशन के तहत एमएसएमई के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी, सस्ता कर्ज मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद दी जाएगी। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। दुबई में भारत मार्ट जैसे प्रोजेक्ट भारतीय निर्यातकों को खाड़ी देशों, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के बाजारों तक सीधी पहुंच देने में मदद करेंगे। ईपीएम को 2 हिस्सों में लागू किया गया है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा।
इसे डिजिटल निगरानी के साथ चलाया जाएगा। इसके तहत एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग सेक्टर और विदेशों में भारतीय प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। इसके तहत एमएसएमई को कारोबार के लिए सस्ता कर्ज मिलेगा। तय शर्तें पूरी करने पर 2.75% ब्याज में राहत और सालाना 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स के जरिए निर्यात करने वालों को 50 लाख रुपए तक का कर्ज और विदेशों में सामान रखने के लिए 5 करोड़ रुपए तक की मदद मिलेगी। साथ ही नए बाजारों में प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय जांच और मंजूरी, वेयर हाउसिंग और माल ढुलाई खर्च में भी सहयोग दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, निर्यात की लागत कम हो, कारोबार आसान बने और हर एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिले। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और इसका परिणाम लगातार निर्यात में वृद्धि के रूप में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे होली पर मस्ती और धमाल। देश विदेश में कैसे रहे होली के रंग, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। सिर्फ इस होली ही नहीं बल्कि सालों साल आपके घर खुशहाली और तरक्की बनी रहे, ऐसी आशा है हमारी। कपिला पशु आहार की तरफ से को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बसें की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। आज पूरा देश रंगों में सराबोर रहा। क्या गली, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह जोश, उत्साह और उमंग के साथ होली मनाई गई। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है होली।
होली का उल्लास, रंगों से सराबोर लोग, सब जगह जमकर उड़ा अबीर गुलाल। पूरे देश में मनाया गया होली का त्योहार। पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में होली अपने विशिष्ट रूपों में नजर आई। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज तो कहीं फूलों की बारिश। हर राज्य में अलग रंग, अलग परंपरा, लेकिन भाव एक। यही है भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरती। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर उम्र के लोग इस पर्व के रंग में रंगे नजर आए। ब्रजभूमि में होली का रंग बिल्कुल निराला दिखाई दिया। मथुरा और वृंदावन में पारंपरिक लठमार और फूलों की होली ने अपनी अलग ही छटा बिखेरी, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर अबीर गुलाल से सराबोर दिखा। राधे राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। लखनऊ में भी होली की जबरदस्त धूम दिखाई दी। सड़कों पर लोग झूमते गाते नजर आए। जगह जगह हो रहे आयोजनों में आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं धार्मिक नगरी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में फूलों की होली खेली गई, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष आयोजन किया गया। गोदौलिया चौराहे पर युवा रंगों में सराबोर होकर नाचते थिरकते नजर आए। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी लोगों ने रंग, गुलाल और ढोल की थाप पर होली का जश्न मनाया। पारंपरिक मिठाइयों और व्यंजनों के साथ लोग इस पर्व का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंदरकोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 84वीं बटालियन ने बड़े धूमधाम से होली मनाई। अधिकारी, जवान और उनके परिवार एक साथ रंगों के इस पर्व में शामिल हुए। होली का यह पर्व केवल रंगों तक सीमित नहीं है। यह समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। रंगों का यह त्योहार न केवल खुशियों की सौगात लाता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को भी सशक्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत ही नहीं, होली का त्योहार तो पूरे विश्व में भी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों में हमारे भारतवंशी तो मौजूद हैं ही। तो जहां भी वे रहते हैं, वहां वे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने भी आज होली मनाई है। और यही नहीं, बल्कि खान पान के साथ साथ, नृत्य के साथ साथ, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कैसे देशों के साथ साथ विदेशों तक भी बिखरे हैं होली के रंग। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय संस्कृति की गूंज और वैश्विक एकता का संदेश देने वाला होली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ विदेशी नागरिकों ने भी उत्साह में भाग लिया और घरों से हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के रंग जीवंत हो उठे, जब यहाँ भारतीय प्रवासियों ने पारंपरिक होलिका दहन किया और रंगों के त्योहार होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। वेलिंगटन में बड़ी संख्या में लोग होली मनाने के लिए एकत्रित हुए। We are having absolute so much fun here in the wind, and all the colors are all blowing everywhere, and which means that all of our past sins are being blown away. So we're very pleased about the day, the colors, the people have come out to enjoy. Holi is really amazing. We do the Holika Dahan as well. We play with the colors. Today it's really windy. It's kind of rainy, but we don't care. We're still out here playing. ये नज़ारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का है, जहां लोगों ने रंगोत्सव का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहां भारतीय प्रवासी और स्थानीय लोग होली मनाने के लिए एकत्रित हुए। खास बात यह है कि यहां पर लोग होली के इस त्योहार में एकता और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के लोगों के लिए यह त्योहार पीढ़ियों से संजोई गई विरासत को दर्शाता है, जो संस्कृति, आस्था और सामुदायिक जीवन के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। South Africa celebrating same like India, like our home country, India. Indian people celebrate like what, faith, emotion. Same, we people here celebrate all function, and today special we celebrate Holi. वहीं श्रीलंका कोलंबो में इंडिया हाउस में बड़े ही उत्साह के साथ होली मनाई गई, जिसमें हाई कमीशन ऑफ इंडिया, लंका के अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्सव में भाग लिया।
इस मौके पर राजनयिकों और उनके परिवारों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, रंग लगाया और पारंपरिक मिठाइयां बांटकर उत्सवपूर्ण वातावरण में और ज्यादा मिठास घोल दी। रंगों की बौछार, भारतीय संस्कृति की गूंज और वैश्विक एकता का संदेश देते हुए इस होली के फेस्टिवल को पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भारतीय समुदाय और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर रंगों के इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। उधर मंगोलिया में लोगों ने एक अलग ही अंदाज में होली का त्योहार मनाया। मंगोलिया में लोगों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ शुभकामनाएं दी। फूलों के साथ खेली गई इस होली में लोगों ने एक दूसरे को पुरानी रंजिश भुलाकर मित्रता का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट में आगे बात करेंगे T20 विश्व कप की, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी होली। रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ICC T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम दूर खड़ी है। गुरुवार को टीम दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई में इंग्लैंड के सामने होगी। इस विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा है और दोनों को ही विश्व कप के इस सफर में एक हार मिली है। ऐसे में सेमीफाइनल की ये टक्कर दोनों में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। आप देखिए ये खबर। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेमीफाइनल की जंग जीतेंगे हम, भरोसे की उम्मीद और प्रदर्शन की कसौटी पर इंग्लिश टीम से आगे निकलने के लिए तैयार है टीम इंडिया। कोलकाता जीता, अब है मुंबई की बारी। अंग्रेजों को हार का दर्द देने की है तैयारी। यह तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 2022 में इंग्लैंड ने भारत के अभियान पर ब्रेक लगाया था, जबकि 2024 में टीम इंडिया ने पलटवार कर हिसाब चुकता किया था। अब सारी नजरें वानखेड़े पर हैं। भारत की बात करें तो टीम ने अब तक सिर्फ एक मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है, लेकिन टीम की दिक्कत 100% प्रदर्शन निकलकर न आना रहा है। फिर बात चाहे गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की।
जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन भरोसा संजू सैमसन से आया है, जो अहम मौके पर काम आया। हार्दिक, सूर्या और तिलक रन के स्पीडोमीटर को तेजी देते आए हैं, जो कई मौकों पर टीम के प्रदर्शन को ऊंचाई देती है। लेकिन गेंदबाजी से तस्वीर लगातार धुंधली होती नजर आ रही है। हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती का महंगा साबित होना टीम के समीकरण को बिगाड़ रहा है। डेथ ओवर में जिस तरह से पिछले मैच में रन लुटाए गए, वो भी सूर्या के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम सेमीफाइनल में सुपर 8 के तीनों मैच जीत कर आई है। टीम के लिए विल जैक्स तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। उन्होंने बल्ले से 191 तो गेंद से 7 विकेट निकाले हैं। हालांकि जोस बटलर और फिल सॉल्ट की नाकामी टीम के लिए सिरदर्द है। नई गेंद से जोफ्रा आर्चर से बचकर रहना होगा, जबकि लेग स्पिनर आदिल रशीद और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लियाम डॉसन खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिकॉर्ड की ओर देखें तो T20 विश्व कप में दोनों के बीच कुल 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 3 बार भारत ने तो 2 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। वहीं वानखेड़े में दोनों टीमों के बीच 2 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों ने एक बार जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अपनी ताकत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा टीम इंडिया को, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश टीम इस समय जिस तेवर में है और जिस तरह से सुपर 8 में टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो कहीं न कहीं टीम को आगे भी रख सकता है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, मुंबई।